चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला आता है टॉपिक हमारा कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स। देखिए हर तरह का जो इन्वेस्टर है उसका सेम रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल्स की जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं और कुछ इन्वेस्टर जो है वो कम रिस्क लेने वाले होते हैं। तो इनको हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। जैसे पहला आता है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, कि कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनका जो ओरिजिनल पैसा है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सेफ रहे, ठीक है। चाहे उसके बदले उन्हें रिटर्न कम मिले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल की जहाँ हम बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क की, कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उसमें वो कंपनी के डिफ़ॉल्ट करने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर कोई नई कंपनी है, नया स्टार्ट हुआ है, कभी आपने उसका नाम नहीं सुना, तो उसमें अगर आप पैसा लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई पुरानी कंपनी है, वेल इस्टेब्लिश्ड है, अच्छा खासा उसका नेटवर्क फैल गया है, ठीक है, जैसे रिलायंस है, जियो है, अपना टाटा है, ठीक है, इनका नेटवर्क काफ़ी पुराना है, ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड है मार्केट में, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है कम है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डिफ़ॉल्ट रिस्क बिल्कुल ही ज़ीरो मानते हैं हम, ठीक है जी। तो अगर आपका जो पर्पस है वो है कि मैं डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़ीरो चाहता हूँ तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाइए। अगर थोड़ा बहुत डिफ़ॉल्ट रिस्क आप बियर कर सकते हैं तो अच्छे वेल स्टेब्लिश्ड कंपनीज़ में लगाइए। और अगर बिल आप रेडी हैं ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रिस्क लेने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपको कंपनसेशन भी मिलेगा, उतना ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा आपको, ठीक है, अगर सारी चीज़ें फेवरेबल रहीं तो, ठीक है। तो आप जो नई कंपनीज़ हैं उनके शेयर भी खरीद सकते हैं जहां आपको पता ही नहीं है कि भाई ये वेंचर सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपके बल्ले बल्ले बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो दोनों चीज़ें, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो पहला पॉइंट हो गया सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। अगला पॉइंट आता है रेगुलरिटी ऑफ इनकम। देखिए कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको एक स्टेबल इनकम लगातार मिलता रहे। जैसे सपोज़ कोई इंडिविजुअल है वो रिटायर हो गया है, ठीक है, तो अब उसका खर्चा क्या होगा कि उसके मेडिकल खर्चे काफ़ी बढ़ गए होंगे, ठीक है। रिटायर हो गया है तो सैलरी बंद हो गई होगी, तो वो चाहता है कि उसके रिटायर होने के बाद एक पेंशन जैसा अमाउंट उसको मिलता रहे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके ज़्यादा प्रपोर्शन किस में इन्वेस्ट करेगा, बॉन्ड में। क्योंकि बॉन्ड में आपको पता है हर महीने एनुअल, हर महीने भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, अलग अलग कंपनी के बेसिस पे कि आपको इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, और एक स्टेबल अमाउंट, फिक्स अमाउंट का आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि एक स्टेबल इनकम मिले उन्हें, लेकिन उन्हें पता हो कि उनको मिलने वाला पैसा इतना है, फिक्स मिलेगा, इस तारीख को मिलेगा। तो वो ये चाहते हैं ताकि वो अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर को है उसी हिसाब से मैनेज कर सकें। दूसरी तरफ जो यंग एज के लोग होते हैं वो रेगुलरिटी ऑफ इनकम की बजाय वो किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कैपिटल गेन पे, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अभी जब कोई कंपनी बन रहा होता है, नया होता है, तो उस वक्त वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और वेट करते हैं 5 साल 10 साल, उनका लंबा टाइम होराइजन होता है, ठीक है। 10 साल 5 साल आप वेट करोगे, उसके बाद वो एक्चुअल में रिटर्न्स आने उनके स्टार्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंक्रीज इन मार्केट प्राइस, के कोई शेयर आपने जब खरीद लिया, जब एक कंपनी बन रही थी, ठीक है, तो आपको सस्ता मिल गया होगा 100 रुपये 50 रुपये, और जब 10 साल बाद वो एक अच्छी इस्टेब्लिश्ड कंपनी बन जाएगी तो उसकी कीमत हो सकता है कि हज़ारों में हो, तो 100 रुपये की चीज़ की कीमत हो गई 1000, तो जो 900 रुपये का डिफरेंस है ये क्या हुआ, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन जो है वो यंग एज के जो पीपल हैं, यंग एज के जो इन्वेस्टर्स हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादातर। जो ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये जनरल, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ है, हर ओल्ड एज का बंदा रेगुलरिटी ऑफ इनकम पे ही ध्यान देगा और हर यंग एज का बंदा कैपिटल गेन पे ध्यान देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जो स्टडीज़ ने जो कंक्लूड किया है वो ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर जो यंग एज के लोग हैं वो स्टॉक की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव होता है, कैपिटल गेन की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, और ओल्ड एज के जो लोग हैं उनका रेगुलरिटी ऑफ इनकम की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टैक्स सेविंग्स। देखिए जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं या हम हैं, जितने भी टीचर्स हैं, तो क्या होता है, हमें एक फ़िक्स सैलरी मिलती है हर महीने और उस पर हमें एक टैक्स देना होता है, ठीक है। इनकम टैक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी डिडक्शंस हैं अलग अलग सेक्शंस के अंदर, जैसे 80C के अंदर 1.5 लाख की डिडक्शन है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ये डिडक्शन नहीं लेते हो सपोज़, तो आपका और भी ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी बनेगा। तो टैक्स को बचाने के लिए मजबूरन, ना चाहते हुए भी, हमें कम से कम 1.5 लाख रुपए अपने ब्लॉक करने पड़ते हैं इन वेरियस टैक्स सेविंग ऑप्शंस में, जैसे पीपीएफ है, एनपीएस है, ठीक है, आपने इंश्योरेंस पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं, ईएलएसएस फंड्स पड़े होंगे, ठीक है। तो हमें मजबूरन उसमें 1.5 लाख रुपए तो लगाना ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ हमारा टैक्स बहुत ज़्यादा हाई बनेगा, ठीक है। तो बेशक हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कैपिटल गेन अर्न करना या रेगुलरिटी ऑफ इनकम, लेकिन फिर भी अगर हमें टैक्स बचाना है तो मजबूरन हमें कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, कहाँ पर, टैक्स सेविंग एसेट्स के अंदर, ठीक है।
तो एक रिक्वायरमेंट ये भी है इन्वेस्टर की, ठीक है। अगर आप सैलरीड क्लास हो, टैक्स बचाना है, तो आपको एक अपना जो जितनी भी सेविंग्स हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1.5 लाख का हिस्सा तो टैक्स सेविंग के लिए ब्लॉक करना पड़ता है। अगला आता है आपका लिक्विडिटी। देखिए ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो भी हमने बात करें, आपको थोड़े समय के लिए कम से कम पैसा ब्लॉक करना ही पड़ेगा। जैसे शेयर्स हैं, आपने ख़रीद लिए, ठीक है, तो जब तक कि आप उसको बेच नहीं देते, आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए कि आपको जो है रेडी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके पास कुछ कैश भी होना चाहिए, ठीक है। जो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, जब पोर्टफोलियो हमने बनाया था, पोर्टफोलियो ए और बी, तो हमने यहाँ भी देखा था कि दोनों ने कैश भी होल्ड किया था थोड़ा। क्यों कैश होल्ड किया था? लिक्विडिटी के लिए। लिक्विडिटी क्या होती है? कैश और बैंक सेविंग्स अकाउंट में आपको जो पैसा पड़ा है। क्यों ये ज़रूरी है? इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए, कि अगर आपको इमरजेंसी में फ़ंड की ज़रूरत पड़ गई और उस वक्त अगर आपने सारा पैसा अपना बॉन्ड में और स्टॉक में लगा रखा है, तो हो सकता है कि आपको डिस्ट्रेस सेल करना पड़े। डिस्ट्रेस सेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेसिक्स में, कि जब आपको इमरजेंसी में अपनी कोई एसेट बेचनी पड़ती है तो आपको उसका फेयर प्राइस नहीं मिलता, ठीक है। हो सकता है 100 की चीज़ आपको 50 में 60 में बेचनी पड़ जाए, क्योंकि इमरजेंसी है आपको, ठीक है, अर्जेंट बेसिस पे बेचना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस डिस्ट्रेस सेल से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप अपने पास सफिशिएंट लिक्विडिटी भी मेंटेन करते हैं। कैसे लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक में जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है, ताकि अगर आपको सपोज कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है आपकी फैमिली में, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करना पड़े और छोटी मोटी रिक्वायरमेंट उसी से पूरी हो जाए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आप सफिशिएंट लिक्विडिटी भी अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करें। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अलग अलग इन्वेस्टर्स की अलग अलग इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और उसी के बेसिस पे वो अपनी फाइनेंशियल एसेट्स का चुनाव करेंगे, ठीक है। जो यंग एज के लोग हैं उनका फोकस ज़्यादा होता है कैपिटल गेन पे, तो वो स्टॉक की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव होगा, ठीक है। जो ओल्ड एज के लोग हैं वो बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि बॉन्ड में आपको एक फ़िक्स इंटरेस्ट रेट हर महीने या हर साल आपको मिलता है, जिससे कि वो अपने जो मेडिकल एक्सपेंडिचर हैं या बाकी जो एक्सपेंडिचर उनको वो बांध सकें, विश्वास कर सकें भाई इतना पैसा तो वहाँ से आएगा ही आएगा, जिसके बेसिस पे हम अपने ये वाले खर्चे निपटा देंगे। लेकिन स्टॉक में ऐसा नहीं है। एक स्टॉक जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब क्या है? शेयर से, ठीक है। तो शेयर्स में ऐसा नहीं है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भाई डिविडेंड कितना मिलेगा आपको, हो सकता है ना भी मिले या हो सकता है लॉस ही हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो ओल्ड एज के लोग हैं वो रेगुलरिटी ऑफ इनकम बॉन्ड की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव होगा, यंग एज का कैपिटल गेन की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल जो है वो यंग एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। ओल्ड एज के जो हैं वो कम डिफ़ॉल्ट रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई आपके एक जो सैलरीड क्लास के लोग हैं उन्हें काफ़ी जो सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा है वो ब्लॉक करना पड़ जाता है। कहाँ? टैक्स सेविंग फाइनेंशियल एसेट्स में, ना चाहते हुए भी, ठीक है। अगला आता है लिक्विडिटी के। इन सारी एसेट्स को चुनाव करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सफिशिएंट लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है। अदरवाइज़ आपकी सारा जो प्लान है, कितनी भी अच्छी आपने शेयर खरीदा हो, कितना भी अच्छा आपने बॉन्ड खरीदा हो, अगर कोई एक मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो आपको वो बेचना पड़ जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि वो अच्छा समय ना हो उसको बेचने का, और आपको एक अच्छा खासा फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। तो लिक्विडिटी भी इससे बचने के लिए आप मेंटेन करिए हमेशा, ठीक है जी।